जी ऑनलाइन को आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है जी। ऑनलाइन वालों से एक सवाल ये है कि आपको मिड कैसा लगा और आपको बिरयानी कैसी लगी? मिड अच्छा बना हुआ था। सवाल आसान होंगे। तो बैठे कहाँ पे हो? बैठे कहाँ पे? जी कैसी लगी बिरयानी? आपने कैंपस कैसा लग रहा है आपको दुबई के बाद? बुर्ज खलीफा पे कैंपस डाला हम लोगों ने 125 फ्लोर पे। टोटल फ्लोर्स कितने उसके? है 160 प्लस। हमारी थी पीकेआर में बनता था तकरीबन 16,000। वो 224 बुर्ज और उसके साथ वो डाल के एक्वेरियम डाल के एक दिन का कुछ घंटों का। अच्छा सवाल ये था कि मिड कैसा था? मिड की डिस्कशन की वीडियो आपको मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे को। नहीं क्योंकि कल भी ना क्लास हुई, वैसे भी आप तो पढ़ते 3 से वीक है और मंडे को आपका टेस्ट होना था, वो टेस्ट आपका पीछे हो गया। तो हमने कहा क्या मासूम बच्चों को तंग करें कल के लिए, वो आएंगे क्या? नहीं सर हम सुबह 8 बजे का था, मैं अपनी सुबह क्लास करवा रहा था। हमारी कोई रेस्ट नहीं होती, हमारी कोई रेस्ट नहीं है। खैर बिरयानी का टेस्ट मुझे का था नहीं किया बहुत शक्ल से वैसे लग रही थी, देखी भाई खुदा का वास्ता बहुत मजा आया। ये हमने देग उतरवाई थी आप सब के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए। ऑनलाइन वालों को बिरयानी नसीब हुई घर में। सर टी वाज फैंटास्टिक। पता नहीं भाई को एकदम से कुछ जोश चढ़ा हुआ। सर दुबई से आवाज आ रही है आपकी। सर कच्ची थी बिरयानी, आपने बोटी खाई होगी। सर चावल कच्चे थे। ठीक है अब्दुल समद भाई, अब आपने हमारे लिए बना के लेकर आनी है। कितने बच्चे मौजूद हैं क्लास में? चले 48 बच्चे उस दिन मिड दुनिया के लिए आए थे, तो आपने 48 डब्बे सबके लिए बना के लाने हैं अनटिल और अनलेस कि आप अपना ओपिनियन चेंज ना करें। ठीक है अब्दुल समद हैज लेफ्ट जी। अब सारे बच्चे समद भाई पे चढ़ाई कर रहे हैं ये सोच के कि उनको शो हो रहा होगा, मगर उनको तो शो नहीं हो रहा। आपका सवाल तो रॉ मटेरियल भेज दें बिरयानी का। रॉ मटेरियल क्या क्या होगा वैसे बिरयानी? चावल नहीं, मसाले नहीं ना, इंडिविजुअल चावल हो गए, चावल हो गए एक चावल हो गए, बिरयानी मसाला हो गया, टमाटर हो गए, नींबू हो गया, लहसुन, आलू बुखारा हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, लौंग हो गई। अगर नहीं हम करते अल्लाह का शुक्र है। हाँ रंग हो गया। और ऑनलाइन से भी आवाजें आ रही हैं हमें जी। ऑनलाइन वालों हमारे यहाँ पे तो खवातीन भी मौजूद है। ऑनलाइन से एक गुजारिश ये कि जरा मुझे बताइए कि बिरयानी के रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? क्या होता है बनाने का तरीका? वो क्या है? चावल है उसको लखनऊ करना गरम करना होता है वो उबाल के साइड में जो आप सर। इसमें जमाल गोड़ा भी डाल दें। मोहसिन भाई कह रहे हैं कि सर आलू भी आता है बीच में। हम हैदराबादी बिरयानी की बात नहीं कर रहे, चिल्ली होता है हैदराबादी में। ऐड कर आलू ऐड कर लेबर चार्ज भी होता है। कितने की बड़ी देख 10 किलो की 11,500 रुपए की देगा और डब्बे ऐड करके 12,500। तो तभी तो आपको हमने वैल्यू वाली आइटम दी है तभी तो। अच्छा वैसे बिरयानी खा गया तो सुकून है ना। हम तो आज आप सबको 10-15 मिनट की रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बिल्कुल यस सर, बिल्कुल यस सर। बाद में पकड़ बहुत बड़ा खर्चा कराया उनका। क्या हो गया?
देखो वो अभी तक भाई बिरयानी खा रहे हैं, पीछे से भी आए थे, ये लेके बाहर चले गए। तो यार मतलब कभी तो हमने बख्श दिया करो आप सारे, पर डन हो गया। इस पूरा वीक कोई चार्जेस नहीं होंगे आपके साथ में, पर डन हो गया, ऑटोनॉमी होगी यहाँ पे। सर जी आप ही गपशप कर लें, क्लास बेशक 1 बजे तक एंड कर दीजिएगा, सर को ना बुलाएं, हम आज नहीं पढ़ना चाहते। सर आपका चेहरा खिला खिला लग रहा है, लगता है आपने बहुत एंजॉयमेंट की है वहां पे। सर सारा कुछ भेज दें, दुबई जाकर बनाएंगे। सर सॉरी चले मैं सेंसर कर देते हैं। सर बीच पे हालात कैसे थे? हम बीच में गए, हम साहिल पे गए, हम बीच में नहीं, हम साहिल पे गए। आप बीच में जाते फिर तो क्या हुआ? पट्टी से बैठ उसको सैंड कर, मट्टी नहीं कहते। शेषा की इमाम क्या हो गया? सर आप भी कुछ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। मैं जरूर करता मगर अभी माहौल वो वाला है नहीं, कभी फुर्सत में। सर हर लज्जत की इंतहा बेजारी है। वाह, लिखा हुआ भाई ने उर्दू में। तो भाई के पास कितना वसी टाइम होगा लिखने का। उसकी इंग्लिश पे होगी। सर वो चाइनीज लड़कियां कौन सी थी? यस सर, ये ना हो जाएगी। असल में वहां पे है एक ग्लोबल विलेज, यस सर, तो उसके बारे में सेंसर बोल देना। हाँ मेरे ना 20 तो और है, ग्लोबल विलेज है दूसरी तरफ। सर आप बहुत तेज हो रहे हैं आज। सर आप भी सब बहुत क्यूट हो गए हैं। वैसे हम लोग वहां पर गए थे ईजीएम के लिए, हमारी भी ईजीएम होती है, ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी होती है। क्या हुआ? वो तो खड़े खड़े भी कर लेते होते ईजीएम, उसमें क्या? तो बुर्ज खलीफा के छत पे जाके हम लोगों ने ईजीएम बना, 3 ऊपर थे 3 नीचे थे। असल में यार जब हमने देखी ना कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी, तो 3 ने कहा हम जाते हैं, 3 ने कहा यार मुश्किल है, ये तो बहुत खाली। नहीं बुर्ज खलीफा अपने अपने पैसों का, बाकी तो सब कुछ स्पॉन्सर था। और मजे की बात है इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है वहां पे जाकर, कुछ नीचे देखना आपने, नीचे की ओर। हाँ उसके जो नीचे वो है ना डांसिंग फाउंटेन, वो अच्छी चीज है देखने वाली, वो है भी मुफ्त में देखने वाली। और आपको कभी विजिट हो डांसिंग फाउंटेन, पानी सर एजीएम में मेंबर्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हुई। जी बिल्कुल, ये 2/3 नहीं था, ये 100% मेजॉरिटी के साथ पास हुई। ना करते तो उन्होंने धक्का दे देना था नीचे, हाँ ना? हाँ टर्किश ट्राई किया था एक दफा, हमने इंडियन खाना वहां पे खाया, टर्किश वो खाया था हम लोगों ने, शवारमा टाइप जो होता है। हाँ लेबनीज खाया था, लेबनीज का। कौन सी? नहीं वो टाइम कम था मेरे पास, उतना को 3-4 महीने, तो दोबारा चलते नहीं। अब हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, दोबारा जाएंगे और अपने अपने पैसों से जाएंगे। एक्सपेंस मेरा इंडिविजुअल का हुआ है, ट्रैवलिंग और होटल का रेंट वगैरह निकाल के, वो स्पॉन्सर था, तो मेरा इंडिविजुअल हुआ 83 था। 83 महीना 148 दरम। 83 सर आप सब मिलकर आतिफ साहब को भी, हाँ जी आपको डिविडेंड कितना
एक शेयर होल्डर को कितना? 2 रुपए। नहीं यार, ओवरऑल देखा जाए तो वो एक मेमोरेबल ट्रिप था, और ट्रिप्स होने चाहिए, मतलब कंपनी या जहां भी आप लोग जाए ना वहां पे होना चाहिए। वो अलग बात है कि वहां पे जाके जो लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई तो कर रहे थे आप सबको, वहां पे हमने जान भी नहीं छोड़ी हुई थी। और मजे की बात है, आपका बिड वहां पे अप्रूव हुआ रात को 5 बजे। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग आपके साथ सिंसियर वहां पे बिताए। तो एक हमारे लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए आपकी तरफ से। दोबारा करें क्लैपिंग। अब सारे पीछे देखें मुड़ के। सर जी, पीछे बात सही। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मिड टर्म के बारे में बाकी सारी बातें तो पता लग गई होंगी आपको कि डिस्कशन के साथ क्या होगा। फिर आपके बिरयानी के एक्सपीरियंसेस जो है वो मुझे कल और क्लासों से भी मिल गए थे। ऑडिट के बच्चे, उन्होंने बताया कि जी एमएफए में बड़ा जबरदस्त रहा काम। तो पहली दफा हमें ज्यादा तादाद में बच्चे नजर आए बड़े अरसे बाद। इन एक्चुअल क्लास में जितने बैठे होते हैं उससे ज्यादा बच्चे नजर आए। सर जवाब हैरान नहीं हुए उस दिन कि आप लोग, सही बात है, जैसे ही डब्बे खुले और इंतजामिया को मैंने कहा था कि डब्बे 2 घंटे के बाद खुलने हैं। जी 8 बजे खोले थे। सर बाकी आधे घंटे में मतलब वो बच्चे ने देने थे जो सही 8:30 बजे गए, बाकी 8 बजे सर। यानी आपने साबित कर दिया कि आप लोगों के नजदीक आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिरयानी खाई जाए। आप लोगों की फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस का मैं अंदाजा हो गया है, क्योंकि हम भी थोड़े से और टाइम पे ले रहे थे मिड टर्म, तो हमें लगा कि चलो ठीक है जस्टिफाइड है, लेकिन आप लोग ही हया कर लेते थोड़ी। जी मैं एक दफा जरा कंफर्म कर लूं, ऑनलाइन वाले हजरात, ओए हर लज्जत की इंतहा बेजारी है। वो बेचारा जो है ना, वो बिरयानी की लज्जत तो उसे मिली नहीं, तो वो बस बेजारी की तरफ से है ना। खैर, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है जी। तो मैंने कब कहा कि हम वो नहीं करने लगे? वो जिसने मर्जी से जा दिया, उन्होंने मेरे स्केड्यूल के मुताबिक किया था ना। लास्ट डे उन्हें नहीं अंदाजा होगा कि आप लोगों ने मुझे पढ़ाने ही नहीं दिया, तो इसलिए मैं उसी को ओपन करूंगा, परेशान ना हो। जी चैप्टर 2 के शुरू के 2 पेजेस हमारे पेंडिंग है। सर मैं इसमें जो सवाल था उसके ऊपर जनरली मैंने आपको डिस्कशन मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क बताया था। फिर हमने कहा था कि इकोनॉमी जब ऊपर गई भी होती है, फिर ग्रो कर रही होती है, फिर नीचे रिसेशन की तरफ जाती है, तो इन पे हमारी डिस्कशन हुई थी। तो उस सवाल को मैंने 2-3 दफा सोचा कि निकालें ना, हुई हुई नहीं निकाला जी। इतना पड़ता, कभी भी कुछ भी इस तरह की परेशानी तो आ सकती
तो इसलिए जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो पेपर में लाजमी नहीं है ना कि नहीं तो जो शुरू में हमने कर लिए, अब हम सिर्फ शुगर कर इनको एक एक दिन दिया जाए, पूरा हफ्ता दे रहे हैं। टाइम गुजारना मकसद नहीं है, ताकि आप लोग इतना परेशान ना हो जाएं कि वो सर ने तो जुल्म कर दिया, नाइंसाफी कर दी। जी मैंने शायद ये 22वीं दफा ये सवाल का जवाब देना है कि जनवरी के स्टार्ट में भाई को जवाब आपके कान थोड़े से कच्चे हैं यार, मतलब जो है ना वो कान से दिमाग तक का सफर रास्ते में ना कुछ रुकावटें ले आता है। सुन लिया करें ना आप लोग, मुझे मसले हल हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है, वाह तो वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज में लैग आ रहा है, वीडियो उतनी डिले हो रही है। अब आवाज आ रही है? भाई बहुत ही स्लो चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। असल में आप लोगों को आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा फासले से आ रही है, तो वीडियो और आवाज में थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन बात पहुंच जाएगी आप तक इंशाल्लाह। साथ वीडियो भी नजर आ रही है ना, वीडियो वाले आतिफ आब्दी साहब खामोश खड़े हुए हैं और वॉइस वाले वीडियो बंद कर देते हैं। सर वीडियो पीछे है, वीडियो पीछे है। नहीं तो अगर वीडियो पीछे और आवाज भी पीछे है फिर तो मसला ही हल हो गया। दोनों ठीक है। इकोनॉमी और बिजनेस का आपस में गुज़िश्ता भाई कोई सवाल था? नहीं, किसी का कोई सवाल? गुज़िश्ता जा रही है। इस चैप्टर में सबसे काम क्या है? आखिरी सफे पे मौजूद टेबल। शाबाश, आप लोगों ने फाइनली ध्यान में रखा, क्योंकि उसने बेसिकली बता दिया कि कौन कौन सा वेरिएबल ऊपर नीचे होने से हमें क्या फर्क पड़ता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की हुई है। माइक्रो और मैक्रो का फर्क याद है? किताब से एक दफा रीइंफोर्स कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट एनवायरनमेंट, कंपटीशन, मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्रेवेलेंट इन मार्केट प्लेस। माइक्रो एनवायरनमेंट का जब जिक्र हुआ माइक्रो इकोनॉमिक का, तो ये एक मार्केट का जिक्र कर रहे हैं कि एक मार्केट में क्या डिमांड एंड सप्लाई है, एक मार्केट में कितने खरीदार है। यानी कि शायद लाहौर के अंदर जूतों की मार्केट को मैं कहूंगा कि उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी कि जूतों की डिमांड और सप्लाई क्या है, कितने जूते कम हो तो मार्केट में कितनी प्राइस बढ़ जाती है, सर्दियों का जूतों पे क्या इम्पैक्ट है, या जूते खरीदने वालों की रेंज क्या होती है और वो जूते खरीद पाते हैं या नहीं। तो जब हम इंडिविजुअल बिजनेस मार्केट सेगमेंट फर्म कंपनी लेवल पे आके सोचेंगे तो ये कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं पूरे सूबे लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे सोचूंगा, हाँ जी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हाँ जी पंजाब में जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हाँ जी केपीके में इस तरह से हो रहा है। तो जब हम ओवरऑल लेवल पे किसी इंडिविजुअल बिजनेस मार्केट का जिक्र नहीं कर रहे, ब्रॉडर वे में देख रहे हैं, तो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो के वर्ड आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। माइक्रो जिसमें बहुत छोटे लेवल पे जाके देखते हैं, मैक्रो जिसमें थोड़े बड़े लेवल पे। Macroeconomic relates to broad economic factors that affect the entire economy and all its participants, जिसमें businesses भी आ जाते हैं। इस चैप्टर का मेन फोकस है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप देखिए हमने जितनी भी बातें की है ना, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, फलाना, तो ये तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस डिस्कशन के अलावा जो बातें इन्होंने लिखी हैं ये जनरल स्टार्टिंग है। यानी आपने इन लाइंस को बस पढ़ के भूल जाना है, सिर्फ माइक्रो और मैक्रो का फर्क आपको पता होना चाहिए। एक स्टेप नीचे आते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले, टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं इकोनॉमिक साइकिल। ये बात हम लोगों ने की थी, बस आपको दिखाई नहीं थी। हमने क्या कहा था कि इकोनॉमी में कई दफा चीजें डाउन की तरफ जा रही होती हैं, कई दफा ऊपर जा रही होती हैं। ऊपर जा रही होती हैं तो हम कहते हैं कि वो ग्रोथ से जाते जाते एक मेन पीक पॉइंट पे पहुंच जाती हैं, बूम। और फिर नीचे की तरफ जा रही होती हैं तो डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन होने के बाद एंड पे रिसेशन आ जाती है। तो रिसेशन, इन ग्रोथ, बूम और ये सारी चीजें हम लोगों ने हल्की सी डिस्कशन की थी, बस उसकी इंग्लिश देख लेते हैं।
economic cycle consists of several years of economic growth following by economic recession. Economic cycle ऐसा है जिसमें कई साल तक की ग्रोथ है और उसके बाद रिसेशन आता है, फिर ग्रोथ आती है, फिर रिसेशन। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ये वेव्स बन रही होती हैं कि पहले ऊपर की तरफ जा रही है, रुकी, फिर नीचे की तरफ आई, नीचे रुकी, नीचे से ऊपर की तरफ आई। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। कुछ मुल्क मुसलसल बूम पे चल रहे होते हैं, कुछ मुल्क मुसलसल रिसेशन पे चल रहे होते हैं। तो कॉमनली मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वी रेफर टू अ फिनोमेना के अक्सर चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर नीचे होंगी, फिर ऊपर होंगी। कभी महंगाई ज्यादा होगी, कभी महंगाई कम होगी, जो दुनिया में ऑयल की प्राइसेस के साथ चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता क्योंकि हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी साथ मिलके मसला खराब कर देते हैं। तो इकोनॉमिक साइकिल व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। और जब नेशनल इनकम फॉल करेगी एक ईयर से अगले ईयर में, तो ये क्या कहलाएगी? रिसेशन। और एक्सट्रीम केसेस में हम इकोनॉमिक डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे, हम बहुत ही नीचे चले जाएंगे। तो ये इन्होंने जिक्र किया है। अगेन आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है, आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो इन्होंने भी अल्फाज का चुनाव अपने हिसाब से रखा है। हालांकि डिक्लाइन और रिसेशन को इन्होंने ऑपोजिट तरीके से इस्तेमाल किया है। डिक्लाइन की तरफ जाते जाते आप रिसेशन पे चले जाते हैं, लेकिन अगेन मतलब वो उन्होंने सिर्फ उतनी आपको बताई है जितनी आपको पता होनी चाहिए, और इतनी भी आपको नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं देना, आपने बिजनेस का पेपर देना, आपने एनालिसिस का पेपर देना है जिसमें मैनेजरियल एनालिसिस अबाउट के मैनेजमेंट बैठ के मुल्क के जो पेस्टल फैक्टर्स हैं उसकी बेस पे क्या डिसीजन लेती है। तो मुल्क के पेस्टल फैक्टर जो आपको अफेक्ट करते हैं ना, आपने उन पे बात करनी है। तो ये जस्ट मालूमात के लिए उन्होंने बताया है कि अच्छा ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। उन्होंने कहा चलो ये बच्चे हैं, चलो इनको थोड़ी सी जरा याद दहानी हो जाए जो इन्होंने अपने पीआरसी में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। तो आप लोगों ने मतलब अगेन अब इस वक्त तो पीआरसी है ना, तो अब आप लोगों का चूंकि इकोनॉमिक्स आया ही नहीं, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा। अदरवाइज, और इसीलिए मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा खींचा, अदरवाइज ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल सरसरी से ही था। फिर जिक्र होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स का। स्टॉक मार्केट इंडेक्स किसी भी मुल्क में जब हम देखना चाहते हैं ना कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, तो मार्केट इंडेक्स, यानी कि अचानक से कभी किसी पॉलिटिशियन ने दूसरे पे इल्जाम लगाना हो या अटैक करना हो, तो कहते हैं देखिए इनके दौर में स्टॉक मार्केट का क्या हशर हुआ हुआ है। यानी स्टॉक मार्केट से आपको आज फौरन पता लग जाता है कि इस वक्त मुल्क में मसला चल रहा है नहीं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे आज का नहीं पता लगता। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बढ़ चुकी है, दिस इज नॉट इंडिकेटर कि ये अभी इस वक्त मसला चल रहा है, दिस इज इंडिकेटर कि पिछले 2-3 साल से मसला चला आ रहा है। जैसे इमरान खान क्लेम करता है, हुआ क्या, उसकी हुकूमत आई, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में एंटर हो गया, उसकी हुकूमत गई, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया। तो नून लीग वालों ने छलांगे मारनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा देखें जी इन्होंने आगे ग्रे लिस्ट में डाल दिया, हमने आगे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। तो वो कहता है भाई ये लैगिंग फैक्टर था, ये 2-3 साल से जो चीजें बिल्ड हो रही थी उन्होंने आगे हमें ग्रे लिस्ट में डाला, और फिर हम 2-3 साल से जो कोशिश कर रहे थे उसने ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तो कई दफा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े लैगिंग होते हैं, जो दूर की बात बता रहे होते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आज की सिचुएशन बता रहे होते हैं कि जी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। तो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स किसी भी मुल्क में ये जज करने के लिए कि लोगों का बिजनेस पे कितना कॉन्फिडेंस है, एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। अब इंडेक्स को मेजर कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ लिखी हुई है कुछ नहीं लिखी हुई। सर लेक्चर की वजह से 3 मोबाइल चेंज करने पड़े, आवाज में भी इशू आ रहा है जी। अभी इस वक्त आवाज की क्या सिचुएशन है? सर उसमें वैसे कि नेट भी सही ओके ठीक है, अब क्लियर है। तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स हुआ ये कि एक पुराने बेस ईयर में, अब पता नहीं आप लोगों को क्यूएम कितनी आती है, अगर आपने देखना है कि महंगाई हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, तो आप एक इंडेक्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आज प्राइस है 100 रुपए, हम अगले साल में एंटर होते हैं और प्राइस हो जाती है 120। अब आपने देखना ये है कि अगले साल में इंडेक्स बढ़ा है या कम हुआ, तो आप नेक्स्ट ईयर की प्राइस ऊपर रखेंगे, पिछले यानी बेस ईयर जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसे बेस ईयर कहते हैं, उसको नीचे रखेंगे और आप कहेंगे लो जी 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन जाएगा 120। इसका मतलब है ये परसेंटेज में बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि बेस ईयर की निस्बत अब प्राइसेस 120% हो चुकी है।
फॉर एग्जांपल हम कहें 2015 में ऑयल था फॉर एग्जांपल 400 का, और हम कहें 2020 में ऑयल था फॉर एग्जांपल 500 का, तो हम कहेंगे कि 2020 को अगर मैं बेस ईयर 2015 से कंपेयर करूं तो 120% या 125% हो चुकी हैं। तो इंडेक्स का एक कॉमन रूल होता है कि आप एक बेस ईयर रखते हैं जिससे कंपेयर करना होता है, और फिर आज की मौजूदा चीज को उससे डिवाइड करके एक इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो इंडेक्स आपको जितना भी बताया जाता है, आपने आखिरी 2 जीरो गायब करने होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कितने टाइम्स हो गया। 100 रुपए थी आज प्राइस, अगले साल हो गई 120, तो इंडेक्स नंबर क्या करता है 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जवाब निकलेगा 120। ये 120% है। अगर आपने टाइम्स देखना है तो 2 डिजिट पीछे डेसिमल ले जाए 1.2, तो हम कहेंगे कीमतें 1.2 टाइम्स हो चुकी हैं। तो अगर आज आपको कोई बताए कि स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है 30,000, इसका मतलब है हम जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं उससे अगर इंडेक्स कह रहा है 30,000, 30,000, तो आपने आखिरी 2 जीरो गायब करने 300। इसका मतलब है आज की डेट में जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं चीजें 300 गुना बढ़ चुकी हैं। ठीक, बेस ईयर 1991 को लिया जाता है पाकिस्तान में। वजह क्योंकि उस टाइम पे किसी ने बैठ के सोचा होगा, उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं इतना। ठीक है, तो असूलन ये अपडेट होना चाहिए, इसको आफ्टर एवरी 10-15 इयर्स अपडेट हो जाना चाहिए बेस ईयर को। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस और उसके हिसाब से। लेकिन बहरहाल हम चूंकि बस एक चल पड़ते हैं एक पैटर्न पे, तो अब 1991 में जो प्राइसेस थी, अब ये होगा किस तरह से मैयर, मैं इसको थोड़ा सा राइटिंग में दिखाने की कोशिश करता हूँ। बोलो जी। अब बेस ईयर से क्या मुराद है? 1991 की क्या वैल्यू लें, कौन से शेयर की वैल्यू लें? कई तरीके हैं, हम एक काम कर लें, टॉप 100 कंपनियां उठाएं, उस वक्त की प्राइसेस को आज से कंपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल उस वक्त प्राइस थी उन किसी एक शेयर की 120 रुपया, और आज उस शेयर की प्राइस है 130 रुपया, तो मार्केट बढ़ी है। अगर उस वक्त 120 रुपए पे 1 लाख शेयर ट्रेड हो रहे थे और आज 130 रुपए पे 10 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो क्या मार्केट बढ़ी है? लेस्पियर पाशी इंडेक्स याद है, Q इंटू पी, Q इंटू P, Q इज क्वांटिटी एंड P इज प्राइस। तो 1991 में इन्होंने क्या किया, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 10,000 शेयर्स ट्रेड हुए और प्राइस थी 320 रुपया। एक कंपनी के 7 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और उसकी प्राइस थी 10 रुपया। एक कंपनी के इतने शेयर थी, उसकी ये प्राइस थी। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आगे एक जवाब आता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की। बल्कि अरे आप लोग तो एमएफए के मैनेजरियल फाइनेंस में भी आपने कुछ इस तरह की बातें पढ़ी हुई हैं, चले अभी वहां नहीं पहुंचे। तो ये चीज कहलाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर HBL के टोटल शेयर्स हैं 1 करोड़ और उसमें से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि 20 लाख शेयर्स तो उसके डायरेक्टर्स के पास होने चाहिए, वो बेच नहीं सकते। 10 लाख शेयर्स गवर्नमेंट ने फर्ज करें रखे हुए हो किसी अकाउंट में सिक्योरिटी के तौर पे, तो इसका मतलब है मार्केट में उनका आउटस्टैंडिंग शेयर है 70 लाख। उस 70 लाख शेयर को पकड़ेंगे और इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एवरेज प्राइस निकली होगी उस दिन की सारी ट्रांजैक्शन की, तो हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। तो 1999 की वो 100 कंपनियों की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो ग्रैंड टोटल है वो रखा नीचे, आज की वही वाली 100 कंपनियों की इसी तरीके से निकाली गई मार्केट कैपिटलाइजेशन को रखा ऊपर और मल्टीप्लाई कर दिया 100, यानी करंट प्राइस
डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो थी प्राइस, फिर आपने इंडेक्स कुछ पढ़े थे जो वॉल्यूम इंडेक्स होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नहीं है, वॉल्यूम इंडेक्स है। इसमें सिर्फ प्राइसेस को कंपेयर नहीं कर रहे, प्राइसेस इनटू क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगेन ना ये फार्मूला हमारे सिलेबस में है ना कुछ और, लेकिन एक डिस्कशन उन्होंने की है कि कैपिटलाइजेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करने को कहते हैं और इंडेक्स जो है वो एक किसी ईयर से कंपेयर करने को कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मामला समझ आ रहा है। अब KSE 30 इंडेक्स भी होता है, टॉप 30 कंपनियां, 100 इंडेक्स भी होता है, ऑल इंडेक्स भी होता है, जितनी भी कंपनी उन सबको काउंट कर लें। तो जस्ट किताब हमें मालूमात देती जा रही है। किताब पे वापस आते हैं, अब एक एक करके अल्फाज पढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, ये बात समझ आ गई। लीडिंग इंडिकेटर है, वन ऑफ के, इससे फौरन पता लग जाता है कि मुल्क में अगर एकदम से लोग डर जाएंगे ना कि नहीं नहीं पाकिस्तान सेफ नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या अनसर्टेनिटी हो, वो पैसा रोक लेंगे। तो प्रॉपर्टियों में लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया ये तो बहुत जाके बाद में पता लगेगा, लेकिन अगले ही दिन का इंडेक्स फौरन से डाउन हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट उठाना शुरू कर देगा। तो तभी भी जब किसी ने बताना हो कि देखो मैंने कमाल दिखाया, तो वो कहता है मैं आया हूँ स्टॉक मार्केट ऊपर हो गई, फिर ये नहीं बताता कि उसके बाद कितने दिन तक गिरी रही। लेकिन कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा क्विक इंडेक्स है जिससे फौरी फौरी पता लग जाता है। नंबर 2, परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट इज मेजर्ड थ्रू स्टॉक मार्केट इंडेक्स। जुमला समझ आ रहा है? ये मालूमात देते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट इंडिकेट स्टॉक मार्केट इंडिसेस, इंडेक्स की जमा, पोर्ट्रे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में वो कितना भरोसा कर रहे हैं ये शो करता है। हाई स्टॉक रिफ्लेक्ट पोटेंशियली पॉजिटिव बिजनेस प्रोस्पेक्ट, अगर अच्छे इंडेक्स हो तो इसका मतलब है कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, इस मुल्क में लोग भरोसा कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज इंडेक्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, पूरी मार्केट नहीं, उसके खास सेगमेंट पकड़ के उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना होता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर, इट इज इक्वल टू शेयर प्राइस, फार्मूला देने लगे हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब है वो जो अवेलेबल हैं, जिनमें ट्रेडिंग हो सकती है। वो 20 लाख शेयर तो फंसे हुए हैं डायरेक्टर के पास, वो नहीं लीगली बेच सकते। 10 लाख शेयर गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं किसी वजह से। तो 70 लाख आर वो शेयर्स जिसमें ट्रेडिंग हो सकती है। उनको उस दिन की एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस प्राइस पे उस कंपनी के शेयर ट्रेड होते रहेंगे, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास आ जाएगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर हम देखें तो उससे कंपनी की वर्थ पता लगती है। हाँ भाई, ये कंपनी आज के दिन में इतनी वर्थ कर रही है। आज के दिन में इसके 70 लाख ऐसे शेयर हैं जो मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं, हुए नहीं है, हो सकते हैं। और अगर होते और एवरेज प्राइस यही 300 होती, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 70 लाख इस कंपनी की इतनी वर्थ है। तो कंपनी की वर्थ को जज करने का एक तरीका ये होता है कि आप मार्केट वैल्यू कंपनी की इन्वेस्टर की उस अमाउंट के हिसाब से लगाते हैं दैट ही इज विलिंग टू पे फॉर एक्वायरिंग दैट कंपनी। इसके ऊपर आई गेस के फाइनेंस पोर्शन में कहीं ना कहीं इक्विटी की सोर्सेज में भी कुछ ना कुछ हल्की सी डिस्कशन हुई होगी, और थोड़ा सा आगे किसी ना किसी टॉपिक में। आपने सोर्सेज ऑफ इक्विटी तो पढ़ लिया होगा अब तक, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह, ठीक है, इक्विटी पढ़ लिया तो शायद थोड़ा सा आगे, मतलब आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट इन्हें डिस्कस करना चाहिए। मैंने फाइनेंस का पोर्शन आपका ध्यान से नहीं देखा, लेकिन होना चाहिए उसमें। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर स्टॉक। जुमला समझ आ रहा है? It's a tool used by investor to describe market and to compare return on investment. इससे लोग मेजर करते हैं मार्केट कैसी है और इस मार्केट में हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं। जिस मार्केट में जितना कॉन्फिडेंस होता है लोगों का, उतना वो मार्केट रिटर्न देती है। देखिए, मुझे आज नजर आ रहा है स्टॉक एक्सचेंज 35,000 पे खड़ा है, महीने बाद नजर आएगा स्टॉक एक्सचेंज 40,000 पे खड़ा है, तो इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज की कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है। इसका मतलब है जितने लोगों ने वहां इन्वेस्ट किया हुआ है, एक महीने बाद उन लोगों को इतने इतने % इजाफा मिल सका होगा अगर उन्होंने शेयर बेचा होगा। तो इससे थोड़ा सा एक जज हो जाता है। इट्स अ मेजर अ कंपनी वर्थ ऑन ओपन मार्केट, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो उससे नजर आते हैं कि कंपनी की मार्केट की नजरों में क्या वर्थ है, वो इससे पता लगती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन फुल कैप पे भी हो सकती है और फ्री फ्लोट पे भी हो सकती है। फुल कैप का मतलब है भूल जाएं कि कंपनी के शेयर कितने ट्रेड हो सकते हैं। 1 करोड़ शेयर थे, 1 करोड़ पे मल्टीप्लाई कर, ये कहलाता है फुल कैप। और दूसरी ऑप्शन होती है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब क्या है
कितने फ्लोट हो सकते हैं, कितने ट्रेड हो सकते हैं, कितने मार्केट में घूम सकते हैं। तो मार्केट में जो घूम सकते हैं वो कितने, 70 लाख जो मैंने एग्जांपल दी थी। तो दो तरीके हैं, फुल कैप इंक्लूड्स ऑल द शेयर इशूड बाय कंपनी, फ्री फ्लोट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर्स इशूड बाय कंपनी दैट आर रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एट स्टॉक एक्सचेंज, जितने रेडिली अवेलेबल हैं वो, एक्सक्लूडिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टर, स्पॉन्सर, प्रोमोटर और अदर लॉक शेयर्स को हटा के जो बच गया विच इज रेडिली अवेलेबल उसकी बात हो रही है। ऊपर वाला इशूड शेयर कैपिटल है, फुल कैप। एक कंपनी का जितना आप लोग इशूड कैपिटल के लिए पूरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल कैप आएगा। और अगर हम उसमें से माइनस कर देंगे कि ये स्पॉन्सर्स ने रखे हुए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 ये कहती हैं कि डायरेक्टर्स को कंपनी के मार्केट में जब प्रोस्पेक्टस देते हैं ना, तो अगले 3 साल तक 25% ऑफ द कंपनी के शेयर डायरेक्टर को अपने पास रखने होते हैं, वो बेच नहीं सकते। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कहीं ना कहीं किसी लॉ ने कोई पाबंदी लगाई होती है। तो जो पाबंदी में फंसे हुए हैं, जो डायरेक्टर्स के पास फंसे हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने फंसाए हुए हैं, उनको हटाएं। जो बच गया वो कहलाएगा फ्री फ्लोट। तो कैपिटलाइजेशन को मेजर करने का फ्री फ्लोट मेथड भी हो सकता है, फुल कैप मेथड भी हो सकता है। तो बस ये इन्होंने उसके बारे में बताया, दोबारा देख लेते हैं। फ्री फ्लोट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल शेयर्स इशूड बाय कंपनी दैट आर रेडिली अवेलेबल, excluding shares held by controlling director, sponsor, promoter, government and other locked shares। जितने भी ब्लॉक हुए हुए हैं, आपने बैंक के पास जमानत के तौर पर रखवाए हुए हैं, उनसे लोन लिया हुआ, उनको माइनस कर देंगे। अब जब मालूमात देने की सीरीज चला ही रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलें जी हम आपको बताते हैं जी पाकिस्तान में क्या चलता है। पाकिस्तान में KSE 100 इंडेक्स चलता है। इंतहाई मजे की बात है कि ये भी अब PSX 100 इंडेक्स हो चुका है। ये पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स होता था, अब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पहले क्या होता था, पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। तो अब इस वक्त सब मर्ज हो चुकी हैं और एक बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है जिसका नाम है PSX। ठीक है, तो किताब ने जिस जमाने का छापा लगाया उस वक्त उसको KSE कहते होंगे। इन्हें बहरहाल ये कह देना चाहिए था कि अब इसको PSX भी कहते हैं। पहले जुमले में उन्होंने कहा द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अपनी तरफ से फर्ज अदा कर दिया। It includes the largest companies on the basis of market capitalization 100 index। 100 मतलब 100, टॉप की 100। 30 इंडेक्स भी हो सकता है। The index represent 85% of all the market capitalization of stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसका 85% के ऊपर की 100 कंपनियों में। तो इन 100 कंपनियों को समझ लेंगे। तो जैसे दुनिया में कॉन्सेप्ट होता है फॉर्च्यून 500 का, ये टॉप 500 कंपनी थे, इनसे आपको समझ आ जाएगी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसी तरह से ये 100 इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा एक पैरामीटर है। तो अब आप कभी तिजारती खबरें सुने और वो कहें कि 100 इंडेक्स इस तरह से है, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा सा। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये फ्री फ्लोट टेक्नोलॉजी पे मेजर करते हैं इसको। 1000 की वैल्यू रखी गई थी नवंबर 1991 में। तो अगर नवंबर 1991 में 1000 था और आज 30,000 है से, तो हम 30 टाइम्स पे खड़े हैं। उस वक्त कितनी ट्रेडिंग होती थी वर्सेस आज, उस वक्त किन प्राइसेस पे कितने शेयर्स अवेलेबल थे और आज कितनी प्राइस पे कितने अवेलेबल हैं। तो वी कैन से कि पाकिस्तान 30 गुना बढ़ चुका है अपने बेस ईयर से। तो बेस ईयर बहुत ही थका हुआ इंडेक्स है, हमें बेस ईयर थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए आगे। मर्जी है उनकी। एक दफा सन 2000 को भी बेस ईयर बनाया था KSE 30 इंडेक्स के लिए, लेकिन अभी करंटली हम बाकी मसलों से निमट लें तो इसकी बारी भी आ जाएगी गरीब की। जी बेस ईयर असल में अच्छी परफॉर्मेंस वाला उठाएंगे तो हमेशा सिर्फ मायूसी नजर आएगी। ठीक है, जैसे पेरेंट्स हमेशा लाइक बच्चे से कंपेयर करते हैं बच्चों को कि वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, उसके इतने नंबर, और हम कंपेयर कर रहे हैं वो माजा भी फेल हो गया, शीदा भी फेल हो गया, देखिए मैं फिर भी बच गया, मैं पास हो गया। तो वो अलग अलग नजर का वो है कि कौन किस चीज को प्रेफर करता है। जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कभी भी एक अच्छा मैयर नहीं है, इसमें बेईमानियां भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन समहाउ उन बेईमानियों भी वो करेगा ना जिसको मार्केट पे भरोसा होगा कि ये शेयर खरीद के दोबारा बेचे भी जा सकते हैं। तो समहाउ ये इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस जरूर दिखाता है। आज ऐसा नहीं लग रहा हम तजारती खबरें पढ़ी जा रहे हैं। अच्छा जी, ऑल शेयर इंडेक्स क्या है?
ऑल लिस्टेड कंपनीज ऑन PSX बेस्ड ऑन फुल कैप, उन्होंने कहा फुल खेलना है, कंपनियां भी सारी और आउटस्टैंडिंग शेयर भी सारे, फिर इधर BSX इधर PSX यूज कर लिया, मर्जी है क्या कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस और बिजनेस डिसीजन, उन्होंने कहा जी छोड़े, हम आपको बताते हैं अब क्या बात है। स्टॉक मार्केट मूवमेंट कैन इंपैक्ट कंपनीज इन नंबर ऑफ वेज, बड़ा प्यारा जुमला था, हमें इसकी जरूरत कभी दोबारा नहीं पड़ेगी, मतलब एक वो है ना स्टार्टिंग जुमला है। rise and fall of share price values affect a company's market capitalization। किसी भी शेयर की प्राइस की वैल्यू बढ़े या कम हो, इससे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। जब इस पे फर्क पड़ेगा तो लोगों के भरोसे पे फर्क पड़ेगा, लोगों के भरोसे पे फर्क पड़ेगा, लोग इस कंपनी में कम इन्वेस्ट करेंगे, जब कम इन्वेस्ट करेंगे तो लोग कम कंपनी के शेयर खरीदना चाह रहे होंगे, ये ज्यादा बेचना चाह रहे होंगे, प्राइस नीचे गिरेगी, इनको पैसा कम मिलेगा। याद है आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था कि इक्विटी मजेदार मेथड है, आप बाउंड नहीं हो जाते, बहुत ज्यादा आजाद रहते हैं, ऑल्दो उस पर रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी के शेयर मार्केट में 20 रुपए से उठ के 25 रुपए का हो गया, तो आप जितने शेयर इश्यू करेंगे आपको मार्केट से उतना फाइनेंस ज्यादा मिलेगा, या इन अदर वर्ड सेम फाइनेंस लेने के लिए अब आपको कम शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को कॉन्फिडेंस दे देती है, कंपनी इजी हो जाती है अपने शेयर इशू के बाद, और कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी भी तब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। तो जल्दी से ये खबरें पढ़ते हैं। बिजनेस ऑल्सो कंसिडर स्टॉक परफॉर्मेंस एंड डिसीजन रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में स्टॉक परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। इफ अ स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल, कंपनी माइट बी एनकरेज टू इशू मोर शेयर। स्टॉक अच्छा काम कर रहा है तो कंपनी मोटिवेट होगी कि वो ज्यादा शेयर इशू करे, बिकॉज दे विल बी एबल टू रेज मोर कैपिटल एट अ हायर वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन कंसिडरिंग मर्जर्स। जब भी कंपनी दूसरे से मर्ज हो रही है और वो आगे कहते हैं जी हम आपको इतना पे करेंगे, वो कहते हैं लोग मार्केट में इतनी वैल्यू है हमारी, आप हम इतना कम पे करेंगे, तो मार्केट वर्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। तो कई दफा आप एक कंपनी की एक्चुअल वर्थ से ज्यादा पे कर रहे होते हैं क्योंकि लोग उसका उससे ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। गुडविल फॉर एग्जांपल, एक जगह पे एक कॉलेज हो और वो कॉलेज के एसेट्स हो 2 करोड़ के। 2 करोड़ अच्छी भली अमाउंट होती है, बस ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ा आप जो है ना। सर ज्यादा ही हैंडीकैप 2 करोड़ से बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो नहीं, मैं गुडविल को काउंट नहीं ना कर रहा अभी, गुडविल को काउंट नहीं ना कर रहा, मैं तो हिसाब मैं कह रहा हूँ अगर एक कॉलेज है जिसके एसेट्स हो 2 करोड़ के, तो उसकी वर्थ या उसकी गुडविल शायद मेजर करने का एक तरीका ये है कि मार्केट में उसको खरीदने के लिए कौन कितने पैसे देने के लिए तैयार है। एक बायर आके कहता है कि ठीक है जी मैं अपना सेकंड कैंपस बना दूंगा, ऐसे मुझे 3 करोड़ में दे दें। कोई आके कहेगा नहीं अच्छा इस जगह पे मौजूद है, इतने बच्चे हैं, इस तरह से मैं 3.25 करोड़ दे दूंगा। तो टेक्निकली ये जो ऊपर की वर्थ बन रही है ये इससे बन रही है कि हाउ मच प्राइस पीपल आर विलिंग टू पे। बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं ताज़ा सजियत से गुजर हूं ना, तो मार्केट वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप मर्जर्स वगैरह की तरफ आते हैं, जब आप इदारे जोड़ते हैं, जब आप एक्विजिशंस की तरफ जाते हैं, तो फिर इस तरह की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपनीज में होल्ड शेयर्स एज कैश इक्विवेलेंट एंड वैल्यू फॉल कैन लीड टू फंडिंग प्रॉब्लम्स। मतलब इस जुमले का मतलब कौन समझाएगा? कंपनी शेयर्स होल्ड करती है, कंपनी अपने पास शेयर्स रख लेती है, दोनों तरह से हो सकता है। आपने इन्वेस्टमेंट कर ली दूसरी कंपनियों की और शेयर रख लिए, इसलिए रखे हैं कि जब पैसे की जरूरत पड़ेगी फौरन से बेचेंगे, पैसा आ जाएगा। अगर उस शेयर की मार्केट में वैल्यू गिर रही है तो वो तो बेचारे की पैसे की वैल्यू गिर गई, ठीक है, बढ़ रही है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह से आप अपने शेयर इशू करना चाहते हैं तो आप उस वक्त इशू करें जब मार्केट में आपकी वर्थ ज्यादा है, तो आपको फौरन से अच्छा कैश मिल जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक वैल्यू में जनरेट इंटरेस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस। जब शेयर स्टॉक वैल्यू बढ़ेगी तो उससे नई प्रोडक्ट नई बिजनेसेस में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस पूरे सफे में हमने सिर्फ समझा है कि इंडेक्स क्या है, बेसिकली हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन समझा और कुछ नहीं समझा। तो एक छोटा सा टेबल हमने पीछे स्किप कर दिया था। अब ये मत कहिएगा कि मैंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे जैसे लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर बोल दिया हो, शायद मैंने किसी टाइम पे लैगिंग बोला था, भाई सुन रहे थे, और लीडिंग भी बोला होगा कभी, नहीं बोला? अच्छा, मैं आपको अंग्रेजी में दिखा देता हूँ, पहली लाइन पढ़े और फिर मैंने इसको समझाया था कि ये कौन सा इंडिकेटर होता है जो फौरी वाला बताता है। तो भाईजान दिखा कुछ रहा था, पढ़ा कुछ रहा था, ये धोखा था।
चलें जी, आते हैं। मैं इतना जालिम नहीं हूं, मैं आपको अंग्रेजी पूरी दिखाऊंगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर बेसिकली क्या है? जैसे हम कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट ये एक इंडिकेटर है। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, जीडीपी क्या चल रहा है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो भी एक दूसरे को आप बताते हैं कि देखो मेरे लीडर के दौर में अच्छा चल रहा था, तुम्हारे लीडर ने सत्यानाश फेर दिया। तो हर कोई अपनी पसंद का इंडिकेटर उठाता है और अपनी पसंद के लीडर के हिसाब से कह देता है कि देखो मेरे लीडर ने ये वाला इंडेक्स बेहतर कर दिया था। तो अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। एक होता है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये वो होता है जो फौरी फौरी वाला होता है, अगले 4-5 महीने में क्या गेम चल रही है, नियर फ्यूचर बेहतर है या नहीं है। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या बताएगा? नियर फ्यूचर। किताब ने थोड़े से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए, देख लेते हैं। टू फोरकास्ट एट व्हाट स्टेज द इकोनॉमी विल बी एट सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में इकोनॉमी कहां खड़ी होगी, वो इंडिकेटर जो फौरी फौरी इकोनॉमी को बता रहे होते हैं कि बस अभी फौरन अगले मंथ्स में क्या चल रहा है, वो लीडिंग है। These indicator in particular gave an indication for whether a peak or trough will be reached in following 3 to 12 months. क्या पीक आएगी, क्या नीचे की तरफ जाएंगे, क्या होगा, ठीक है, ट्रफ अगेन नीचे की तरफ। तो ये इंडिकेटर बताता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, यानी अगले 3-4-5 महीने में क्या होने वाला है। तो लीडिंग बताता है फौरी फौरी वाला मामला। कुछ एग्जांपल्स क्या है? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, बिजनेस कॉन्फिडेंस का इंडेक्स, मैन्युफैक्चर को नए ऑर्डर कितने मिल रहे हैं, सीए में कितने नए बच्चे दाखिल हो रहे हैं, पीआरसी पिछले से बेहतर है या नहीं है। मतलब ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या नहीं जा रही। मनी सप्लाई क्या है पाकिस्तान में, नई बिल्डिंग के परमिट्स प्राइवेट हाउसिंग वगैरह को कितने मिल रहे हैं। यानी कि अगर तो गवर्नमेंट खुद परेशान है कि हम गोइंग कंसर्न है या नहीं है, तो वो उस वक्त नए लाइसेंसेस और नए बिजनेसेस को बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको लाइसेंस की लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे, वो तो खुद शर्माते फिर रहे होंगे कि हम तो वैसे ही डूब रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंडेक्स, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो फौरी फौरी सिचुएशन बताते हैं, उनको प्यार से कहते हैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। अगले 4-5 महीने की गेम, बहरहाल किताब ने कहा कि 3 से 12 महीने में ये बताएगा कि हम पीक पे जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। खतरनाक सवाल पूछ लिया है। मतलब अगर तो डॉलर स्टेबल हो गया होता ना तो फिर बेहतरी लग रही थी, डॉलर नहीं काबू आ रहा, पागल हो गया डॉलर। असल में लोगों ने अन्यथा इन्वेस्ट कर दिया डॉलर में। अब इन्होंने बड़ा कोशिश की है, रोके हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन डॉलर नहीं काबू हुआ। दार साहब भी जो है ना बेचारे घबरा के बैठ गए। दूसरा एक और चक्कर है ना, ये डॉलर एक इन्होंने अपने तरीके से काबू करना था, दूसरा बाहर से इनफ्लो होना था। जैसे पीटीआई आई तो आते साथ ही $2 बिलियन, $2 बिलियन, $4 बिलियन को इस तरह से करके इनफ्लो आता रहा। ये डॉलर की प्राइस खराब होती थी, थोड़ी स्टेबल होती थी, स्टिल वो डॉलर उठ के 100 से चलते 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 200 के करीब करीब पहुंच गया था। तो इस वक्त इनको इनफ्लो नहीं हो रहा। जिस मुल्क से बात करने लगते हैं इधर से वो पीटीआई की कैंपेन शुरू हो जाती है, पाकिस्तान गद्दार मुल्क है, इसके सारे लीडर झूठे हैं, इसके साथ जो डील करेगा वो फंस जाएगा, ईमेलें लिखना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त वो सिर्फ अपनी सियासत देख रहे हैं, मुल्क का नहीं देख रहे। एक दफा मुल्क सीधा होने दो, फिर मिलके खाना। एक दफा रोटी तो बड़ी होने दो ना। आप वो उसी रोटी को एक दूसरे से छीन रहे हो, रोटी को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। तो खैर बहरहाल ये एक सब $550 मिलियन क्या बेचता है। अभी तो गर्मियों में जो बिजली के साथ होगा, मेरे तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। सर्दियों में कोई कॉलेज होना चाहिए। गैस की मसलो मसाइल, खैर जी थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा। एक ईमेल नहीं है, बहुत सारी हैं, कुछ पकड़ी जाती हैं, कुछ नहीं पकड़ी जाती हैं। फोन कर करके लोगों को रुकवा देते हैं कि ये नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये यूं करना है, ये यूं करना है। एक दफा पता लगे पाकिस्तानियों को इतने कितनी बड़ी गलती की है, वो पाकिस्तानियों को ये बताने के चक्कर में मुल्क को रगड़ देते हैं। दोनों पार्टी ऐसा कर रही है, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहूंगा, दोनों के दोनों पाकिस्तान को सत्यानाश पे रहे हैं। और पीपल्स पार्टी बैठ के तमाशा देख रही है कि जब थक जाएंगे, दोनों गंदे हो जाएंगे, तो अगला इलेक्शन तो जीतना हमने। वो दोस्ती बना के बैठे हुए हैं बड़ों से। अच्छा जी, लीडिंग इंडिकेटर समझ आया? जल्दी से दोनों देखते हैं ताकि इस चैप्टर को तो हम दफन करें ना। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर,
ये इस वक्त पिछले कुछ अरसे से क्या होता रहा है, यानी हम कहेंगे थोड़ी सी एफर्ट के बाद एक साल के अंदर क्या तब्दीली आई है। एक तो है ना कि अभी अचानक से मार्केट में क्या सिचुएशन है, इस वक्त मार्केट में मनी का फ्लो क्या है, इस वक्त मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और एक ये है कि कुछ महीनों से होते होते पाकिस्तान पे क्या गुजरी है। इवेंट्स एंड मैयर्स दैट अकर एट सेम टाइम एज पीक और थ्रो अकर्स, जिस वक्त भी पीक हो या ट्रफ आए, ये उस वक्त हम देख रहे होते हैं कि हम इस वक्त कहां पे खड़े हैं। यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू असेस एट व्हाट स्टेज इन द साइकिल द इकोनॉमी इज इन। ये वो फैक्टर हैं जिससे पता लगता है कि आप असल में खड़े कहां हैं। क्या आप रिसेशन की तरफ चले गए, क्या आप डिक्लाइन उस पे हैं, ग्रोथ पे हैं, क्या आप बूम पे हैं। वो फैक्टर जो थोड़े से मिडिल रेंज फैक्टर हैं। ये मिडिल रेंज फैक्टर्स कौन से हैं? जीडीपी। जीडीपी पिछले साल से इस साल की इंप्रूवमेंट आपको बताएगा। और क्या जब वो जीडीपी पर ग्रोथ थी कितने 5.1% थी, तो क्या जरूरत थी निकालने की? ठीक है, तो वो खैर नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की सेल्स क्या है। यूं समझें कि ये दरमियानी रेंज के इंडिकेटर। ऊपर वाले थे फौरी, अभी के अभी बताओ कि अगले आगे क्या हो रहा है। ये दरमियानी रेंज के हैं कि हाँ ठीक है, इस वक्त हम किधर खड़े हैं, अब क्या होगा, हम किधर खड़े हैं इस वक्त। हम पाकिस्तान को कह सकते हैं कि मुनासिब मुल्क है या नहीं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन और हमारे पर्सन्स की इनकम, मेनली इसमें जीडीपी है जो मेन फैक्टर है। फिर आते हैं थोड़े स्लो वाले लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरफ। यूज्ड टू असेस वेदर एन इकोनॉमी हैज रीच अ पीक और ट्रफ 3 to 12 months आफ्टर इट वुड हैव अकर्ड। जिस वक्त पीछे सिचुएशन बेहतर हुई थी या खराब हुई थी, उसके 3 से 12 महीने के बाद की क्या सिचुएशन है। यानी हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त मतलब पिछला साल हमारा जी बड़ा डिक्लाइन पे गया था जी, तो हम कहें अच्छा जी अगला साल खत्म होने के एंड पे अब बताओ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, शरह महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। अच्छा अब बताओ अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है इस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या है, इस वक्त एवरेज इनकम क्या है। तो यूं समझें कि ये थोड़े से बड़े इंडिकेटर हैं, थोड़े से लॉन्ग रेंज पे मैयर होते हैं, तकरीबन साल से ऊपर। ये दरमियाने हैं जो 3 से 12 महीने पे मैयर होते हैं, और ये फौरी हुए हैं पहले वाले जो आज की सिचुएशन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ बता रहे होते हैं। तो इंडिकेटर लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग हो सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को लॉजिकली पढ़ चुके हैं और आखिरी टेबल समझ चुके हैं और रटा मारने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं, तो आपने इस टेबल को रटा मार देना। इस टेबल में मेन इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप के आगे उसकी डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। समझाने की मैंने कोशिश की है, बगैर इकोनॉमिक्स पढ़े हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों के चेहरे से लग रहा है कि आप लोग जो है वो खबरें अच्छी तरह से सुन रहे थे जी। लैगिंग इंडिकेटर जो हो चुका है उसकी बेस पे अब आगे के फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। लीडिंग है अभी क्या है और अभी क्या होगा, और दरमियान वाले कोइंसिडेंट कि अच्छा ठीक है जी अभी आप वो 4-5 महीने पहले ये चल रहा था, अब क्या चल रहा है। तो ये बेसिकली 3 तरीके के इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे होते हैं। भाई को सवाल पूछना चाह रहे थे जी। अगेन ये दोनों चीजें बता रहा है, ये बता रहा है अभी हमारे साथ क्या हुई हुई है, और इसको देख के डर लगता है कि आगे क्या होने वाली है। अगर आपका जीडीपी इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव फीलिंग आ रही होती है, उसका आगे आपको लगता है कि हाँ भाई मुल्क ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है ये नहीं बताता कि 3 महीने पहले आप ग्रोथ पे थे या नहीं थे। ये बताता है इस वक्त करंटली चीजें मजे की लग रही हैं, कल हो ना हो, ठीक है, आगे का कोई पता नहीं। वो क्या, वो जिम्मेदारी अपनी अपनी। तो ये कुछ मजेदार की बातें हैं। वाह जी वाह, वो अलग ख्यालों में बैठा सर, दुबई जाके आपका वेट कम हुआ होगा। भाईजान मैं कोई एंटरटेनमेंट ट्रिप पे नहीं गया था, मैं ऑफिशियल ट्रिप पे गया था, तो मैं उधर जो है बड़ा वेट कम करके, मतलब ये सारे बच्चों को पता है दुबई का। सही बात है। ये असल में वो इतनी जोरों शोर से पोस्टर लगा रहे थे, तो मैंने कहा जब गंदे हो ही गए हैं तो चलो हम भी अनाउंस कर दें कोई बड़ा डिसीजन कि जी वो हाइट पे जाके बड़ा डिसीजन हो रहा है। अच्छा मैं देख रहा था 6 लाइन आइटम है, मैंने कहा 6 सवाल मिस हो गए। तो एक कह रहा है सर फैंटास्टिक न्यूज कमिंग सून,
वो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से। रट्टा सही है सर, सच में से तैयार क्या करें, मैंने उसका जवाब दे दिया। ठीक है जी, हमारे पास कोई काम का सवाल नहीं है। वो कंप्यूटर भी आप तक पता, ओ अली शायद भाई, वो जज्बाती हो गए। वो i7 है, 12th जनरेशन है, विंडोज 11 है, 1.256 वो है। पैसे अच्छे खासे हैं, रैम भी 16 GB है। तो वो मतलब अभी से ना 5-6 साल आगे की मशीन खरीद के पक्की पक्की ऑफिस में रख ली, प्राइस मुनासिब मिल गई, मतलब उतना महंगा नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तकरीबन 2.25 लाख की पड़ी है। इस भाई ये मशीन इस वक्त मेरे हाथ में है ना, ये 2 लाख की है इस वक्त, इतनी थी। उससे बड़े हल्के स्पेक्स के साथ तो 2.25 लाख बहुत मजे की है। अब मुझे एहसास ना दिलाया मैं महंगी चीज ली है, मैं बहुत बहुत अच्छी प्राइस में लेके आया। मशीन्स पे लगा सकते हैं। तो जिस वक्त लोग दुबई मॉल घूम रहे थे, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर घुसा हुआ था। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अभी चैप्टर की अब आपने शक्ल एक दफा देख लेनी है, कल से अब आईटी की बातें शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी